हेलो स्टूडेंट्स, आज यूनिट और मेजरमेंट में हम लेकर आए हैं संवाद। ठीक, ये संवाद जो है ये वो सेक्शन होता है जिसमें आप जो क्वेश्चन हमसे पूछते हैं उसके मैं आंसर देता हूँ। ठीक, तो आज इस यूनिट का पहला संवाद है। ठीक है, और इसमें मैं आपको डायमेंशनल एनालिसिस के क्वेश्चन बताऊँगा। फिर इसके बाद एक और इसका संवाद सेक्शन करेंगे जिसमें हम लोग एरर के क्वेश्चन जो है लगाएंगे। तो आज जो आपने क्वेश्चन पूछे हैं उसमें से मैं 5 या 6 क्वेश्चन लूँगा। ठीक, बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। जो क्वेश्चन आपने पूछे उससे लगता है कि आप वीडियो लेक्चर ध्यान से नहीं देखते हैं। ठीक, याद रखिए वीडियो लेक्चर कुछ लोग क्या करते हैं उसको आगे बढ़ाते चलते हैं। ठीक, तो आगे नहीं बढ़ाएं, कभी कभी 2-3 मिनट में ठीक है ऐसी बात बता दी जाती है ठीक जिसका आगे के क्वेश्चन में यूज़ होता है, तो उसको आगे नहीं बढ़ाएं। एक बार में पूरा वीडियो देखें और उस पे बेस क्वेश्चन उसको देखने के बाद उस टॉपिक को तैयार करिए और फिर अपनी बुक से लगाइए। ठीक, खैर जो भी आपने पूछे मुझसे वो मैं आपको बताता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन जो है ये डायमेंशनल एनालिसिस में जो मैंने अलग अलग क्वांटिटीज़ में रिलेशन इस्टेब्लिश करना सिखाया था आपको। ठीक, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, उस पर बेस है। ठीक, और क्वेश्चन ये है कि किसी मीडियम में साउंड की जो स्पीड है v, किसी मीडियम में साउंड की जो स्पीड है ये उस मीडियम की इलास्टिसिटी और उसकी डेंसिटी पर डिपेंड कर रही है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वेलोसिटी जो है वो इलास्टिसिटी और डेंसिटी पर डिपेंड कर रही है और आपको v का फॉर्मूला निकालना है। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को, किस तरह से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। ये बिल्कुल रेगुलर क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं है, मैं हिंदी में एक बार बोल देता हूँ कि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता ई और घनत्व डी पर निर्भर कर रही है, ध्वनि की चाल वी के लिए सूत्र निकालना है। तो अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। वी ई पर और डी पर डिपेंड कर रहा है, वी के लिए हमें फॉर्मूला निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल एक रेगुलर पैटर्न से लग जाते हैं। अब अगर आपसे नहीं लगा तो इसका मतलब ये है कि आपने इसमें से किसी एक क्वांटिटी की डायमेंशन गलत लिख दी होगी। ठीक, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन जब भी पूछें तो पहले उसको घर में लगा लें और उसके बाद जब मैं उसका सलूशन बताता हूं तो जिस कॉपी में आपने लगाया उसको बगल में रख के बैठा करिए और देखा करिए कि हमने किस पॉइंट पर गलती की है। इससे आपको अपनी गलती, अपनी मिस्टेक पता लगेगी। अच्छा, यहाँ पर हमने ये कर दिया था, करना ये था। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, कोई क्वांटिटी जिन जिन क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है उनकी अननोन पावर मान लेते हैं। तो हम ये मान लेंगे, लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूँ वो आप लिख लेंगे, हम ये मान लेंगे कि जो वेलोसिटी v है ये इलास्टिसिटी e की पावर a और डेंसिटी d की पावर b पर डिपेंड कर रही है। तो हमने मान लिया सॉरी, ध्वनि की चाल v इलास्टिसिटी e की पावर a डेंसिटी d की पावर b पर डिपेंड कर रही है। डिपेंड कर रही तो इनके प्रोपोर्शनल होगी, प्रोपोर्शनल कर दिया। ठीक, फिर आप जानते हैं क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं। तो v इक्वल टू k e की पावर a d की पावर b, जहाँ कांस्टेंट लगाते हैं वहाँ पर इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। उसके बाद में नीचे लिख देते हैं कि यहाँ जो k है ये एक विमाहीन नियतांक है, वेयर k इज ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट, यानी एक कांस्टेंट है, इसकी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3, 4, पाई 2 पाई, पर इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। ये नीचे आप लिख देंगे। वो सब मैं 1-2 क्वेश्चन करके बता चुका हूँ। ठीक है, तो वो मैं बार बार नहीं बताऊँगा। ठीक, तो आपने लिख दिया कि वेयर के इज ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट, जहाँ के एक विमाहीन नियतांक है। अगला स्टेप क्या होता है, इस इक्वेशन 1 में आप दोनों साइड की डायमेंशन लिखते हैं। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 में दोनों पक्षों की विमाएँ लिखने पर। ठीक, तो v क्या है, स्पीड है यानी वेलोसिटी। वेग का विमीय सूत्र क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला LT की पावर -1। के आप पहले ही बता चुके, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। ई क्या है, इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये इलास्टिसिटी यानी इलास्टिक कांस्टेंट हो सकता है। आपको ये ना समझ सका माध्यम की प्रत्यास्थता पर डिपेंड करता है। तो आप सोचेंगे प्रत्यास्थता क्या होती है, प्रत्यास्थता माने प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, प्रत्यास्थता यानी प्रत्यास्थता गुणांक। और प्रत्यास्थता गुणांक का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो आपने अपनी बुक से अलग अलग डायमेंशनल फार्मूला तैयार किए होंगे, तो आपको पता होगा कि m l की पावर -1 t की पावर -2 होता है
प्रत्यास्थता गुणांक का विमी सूत्र। सर जी ये हमें नहीं पता, तो मैंने आपसे कहा था कि आपको अपनी बुक में जो टेबल बनी हुई है उसके सभी डायमेंशनल फार्मूले तैयार करने हैं। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि प्रत्यास्थता गुणांक का फार्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, हिंदी में प्रतिबल बटे विकृति, ठीक। और फिर स्ट्रेस यानी प्रतिबल का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन का होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक। स्ट्रेस यानी प्रतिबल, प्रतिबल का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल, और विकृति अगर आपको सीधे याद है कि स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती तो बहुत आसान है। फिर तो अगर आप जानते हैं कि स्ट्रेन की कोई डायमेंशन होती नहीं तो ये तो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो डायमेंशन निकालने के लिए इसको फिर छोड़िए, सीधे स्ट्रेस को लिखा हम लोगों ने क्या, एफ अपॉन ए। स्ट्रेन की कोई डायमेंशन होती ही नहीं, अगर आपको पता है कि स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती तो उसको आप छोड़ दीजिए, ठीक। अब फोर्स ml टी की पावर -2, बल का डायमेंशनल फार्मूला याद है, एरिया L स्क्वायर, एक एल से एक एल मर जाएगा, ठीक है, एक एल बचा ऊपर जाएगा तो m l की पावर -1 t की पावर -2, ठीक है। स्ट्रेन का फार्मूला क्या होता है, स्ट्रेन का होता है डेल्टा L अपॉन एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो ये भी लेंथ L अपॉन एल, तो एल से एल कैंसिल, स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती, इसलिए ई का जब डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे तो इसकी तो कोई डायमेंशन होती नहीं, तो इसको छोड़ दिया, सीधे स्ट्रेस का फार्मूला प्रतिबल का सूत्र पढ़ाया गया है बल बटे क्षेत्रफल। फार्मूले याद करने पड़ेंगे आपको। तो ये हमने लिखा ई का डायमेंशनल फार्मूला, उसकी पावर ए है तो ए लगा दी। डी क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी यानी घनत्व, और ये होता है इसका डायमेंशनल फार्मूला आपको पता होगा, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन, तो ऊपर मास का m, नीचे वॉल्यूम का L क्यूब, ऊपर जाकर L क्यूब L की पावर -3 हो जाएगा। तो इस तरह से डेंसिटी की डायमेंशन निकलती है ml की पावर -3, उसकी पावर b। अगला स्टेप क्या होता है, राइट हैंड साइड में हम सबको एक साथ करते हैं, तो एक साथ करेंगे, देखिए m की पावर a ये है और m की पावर b है, मल्टीप्लाई करने पे पावर जुड़ जाएंगी, m की पावर a प्लस b। यहाँ l की पावर -1 है लेकिन उसकी पावर a है, तो पावर टू दी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो l की पावर -a यहाँ से मिलेगा और l की पावर -3b यहाँ से मिलेगा, और l की पावर -a इंटू l की पावर -3b जब करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में पावर जुड़ जाती हैं, तो l की पावर -a -3b, क्लियर हो गया, और t की पावर -2a, ये हम लोगों ने एक साथ करके दिया। हमने देखा राइट हैंड साइड में mlt है, लेफ्ट साइड में m नहीं है, तो जो चीज़ ना हो आप जानते हो उसकी पावर 0 करके शो कर सकते हैं, तो इसको भी हमने लिख दिया m की पावर 0 l t की पावर -1। अब आप दोनों पक्षों से विमाओं की तुलना कर लेंगे, नीचे एक लाइन लिखेंगे, दोनों पक्षों से विमाओं की तुलना करने पर इक्वेटिंग डायमेंशंस फ्रॉम बोथ साइड्स, तो जब इक्वेट करेंगे तो देखिए तुलना करेंगे तो इधर m की पावर a प्लस बी, इधर 0, इसका मतलब a प्लस बी इक्वल टू 0। l की पावर यहाँ है -a -3b, इधर कितनी है 1, तो इक्वल टू 1, और t की पावर इधर -2 है, इधर -1 है, तो -2a इक्वल टू -1, यहाँ से a इक्वल टू आ जाएगा 1/2, और a की वैल्यू ये 1/2 इसमें रखो और इसको उधर ले जाओ, तो a की वैल्यू 1/2 रखी, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो b की वैल्यू -1/2 आ गई। ये लीजिए आपने a और b की वैल्यू निकाल ली। अगला स्टेप क्या होता है, a और b की ये वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो k e की पावर a की वैल्यू 1/2, d की पावर b की वैल्यू -1/2, पावर माइनस में तो नीचे आ जाएगा, तो v इक्वल टू k e की पावर 1/2 अपॉन d की पावर 1/2। बोलिए क्लियर है, k e अपॉन डी की होल पावर 1/2 लगा दिया, और पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट, आप जानते होंगे, तो v इक्वल टू आ गया k रूट e अपॉन डी, v इक्वल टू k रूट e अपॉन डी, ये आपका आंसर आ गया। कि इस मीडियम में साउंड की स्पीड जो होगी वो k रूट e अपॉन डी होगी, इसमें k कांस्टेंट है और आप जानते हैं डायमेंशनली हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसलिए आपको फार्मूला यहीं तक निकालना है। हो सकता है आपकी बुक में फार्मूला दिया गया हो v इक्वल टू अंडर रूट e अपॉन डी, k ना हो सकता है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर k की वैल्यू 1 होती है,
हमें पता है, आपको नहीं पता। आपको तब पता लगेगी जब आप पूरी फिजिक्स पढ़ लेंगे। तो वेव आप जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा किसी भी मीडियम में साउंड की स्पीड का फार्मूला √E/d होता है। तो होता √E/d और यहाँ क्या आया k√E/d। तो इससे पता लगता है इसका मतलब k = 1 होता होगा, लेकिन वो आपको नहीं पता लगेगा, इसलिए आपको फार्मूला यहीं तक निकालना है। समझ में आ गई बात? ठीक। तो आपने देखा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, घूम रही है, ठीक है। अर्थ जिसका मास कैपिटल M है, ठीक, और ये अर्थ के अराउंड r रेडियस के ऑर्बिट में घूम रही है। हमें सिद्ध करना है कि इसका जो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड मतलब एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय, वो प्रोपोर्शनल होगा √r³ के। r तो उसने बता दिया, ऑर्बिट की रेडियस है, m अर्थ का मास है, और g आप जानते ही हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो ये हमें प्रूव करना है। तो एक सैटेलाइट जो अर्थ जिसका मास m है उसके अराउंड r रेडियस के ऑर्बिट में घूम रही है, हमें सिद्ध करना है कि इसका जो टाइम पीरियड होगा वो इतना होगा। एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर r त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रही है, पृथ्वी का द्रव्यमान m है। हमें सिद्ध करना है इस उपग्रह का जो परिक्रमण काल होगा, परिक्रमण काल ने परिक्रमा करने में लगा समय, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, वो ये होगा। तो चलिए जो प्रूव करना है उसको देख के ये तो समझ में आ रहा है कि t जो है वो r, g और m पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इससे ये जो प्रूविंग है, जो प्रूव करना है, उसको देख के ये जानकारी हमने जुटा ली कि जो टाइम पीरियड है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, r, g और m पर। तो बस आप मान लीजिए ये पता लग गया ना कि t, r, g और m पर डिपेंड करता है, और आप सोच लीजिए हमें t के लिए फार्मूला निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, आप जानते हैं तरीका। r, g और m पर डिपेंड कर रहा है तो इनकी अननोन पावर मान लेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि लेट टाइम पीरियड t डिपेंड्स अपॉन r⁴ a, m⁴ b एंड g⁴c। r की पावर a, m की पावर b और g की पावर c पर डिपेंड कर रहा है टाइम पीरियड, ये हमने मान लिया। अब डिपेंड कर रहा है तो इनके प्रोपोर्शनल होगा। फिर आप जानते हैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम लोग कांस्टेंट लगाते हैं, k r की पावर a, m की पावर b, g की पावर c। जहाँ कांस्टेंट लगाते हैं इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं। फिर आप नीचे मेंशन कर देंगे कि यहाँ k जो है ये एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, यानी इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। और फिर इस इक्वेशन 1 में दोनों साइड की डायमेंशन लिखेंगे। तो t क्या है, टाइम पीरियड, एक चक्कर लगाने में लगा समय, यानी ये समय है। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। k आप बता ही चुके कोई डायमेंशन होगी नहीं, r रेडियस है, रेडियस का मतलब लेंथ, तो l उसकी पावर a है तो a लगा दी। m क्या है, मास, द्रव्यमान है पृथ्वी का, तो डायमेंशनल फार्मूला m उसकी पावर b। g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अगर आपको याद हो तो हमने आपको इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना सिखाया था कि आपने 9th-10th में एक फार्मूला पढ़ा है दो बॉडी के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स का, न्यूटन का नियम, कि दो बॉडी हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, और लगने वाला फोर्स हम इससे निकालते हैं g m1m2/r² से। तो यहाँ ये जो g है इसी का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए। तो यहाँ से पहले g का फार्मूला बनाया, Fr²/m1 × m2। अब हम लोग इससे g का डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे। तो पहले f का लिख दिया, f का डायरेक्ट याद होना चाहिए, mL⁻⁻²। r क्या है, डिस्टेंस l, और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। m1 मास है, डायमेंशनल फार्मूला m, m2 भी मास है, डायमेंशनल फार्मूला m। तो क्लियर है, एक m से m कैंसिल हो जाएगा, एक m ऊपर जाएगा, तो m⁻⁻1 l³, l और l स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर l³ t⁻²। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ये डायमेंशनल फार्मूला होता है। जल्दी से रफ में निकाल लिया, फेयर में नहीं करेंगे, रफ में निकाल लिया और वहाँ पर रख देते हैं हम लोग, ठीक। तो m⁻⁻1 l³ t⁻², और उसकी पावर c है तो पावर c लगा दी। तो अगर आप देखें तो ऐसे सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से तो होते हैं, जिस पर डिपेंड कर रहा है उसकी अननोन पावर मान लिया ABC, डिपेंड कर रहा है तो सबके प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल साइन डालने के लिए कांस्टेंट लगा दिया, इसको इक्वेशन 1 डाला, फिर दोनों साइड की डायमेंशन लिखते हैं। डायमेंशन लिखने के बाद में हम लोग डायमेंशन इक्वेट करते हैं, यानी विमाओं की तुलना करते हैं।
तुलना करने से कुछ इक्वेशन बनती है जिनको सॉल्व करके ABC की वैल्यू आ जाती है, वो ABC की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, फार्मूला आ जाता है। तो चलिए पहले हम इसमें राइट हैंड साइड को एक साथ करते हैं। m की पावर b यहाँ पर मिलेगा और m की पावर -c, यहाँ -1 है लेकिन उसकी होल पावर c है ना, तो -b और -c जब मल्टीप्लाई m की पावर b और m की पावर -c मल्टीप्लाई होने पर m की पावर m की पावर b -c, ओके, l की पावर a और l की पावर 3c, पावर टू दी पावर है, ठीक। तो l की पावर a यहाँ पर है, l की पावर 3c यहाँ पर है, मल्टीप्लाई करने पर पावर जुड़ जाएगी तो l की पावर a प्लस 3c और t की पावर -2c, m की पावर b -c, l की पावर a प्लस 3c और t की पावर -2c। इधर हमने MLT के टर्म में लिख दिया, इधर भी MLT के टर्म में लिख दें। तो m की पावर 0, l की पावर 0 और t, m की पावर 0, m नहीं है l नहीं, तो m की पावर 0, l की पावर 0 t। अब दोनों तरफ से आप डायमेंशन इक्वेट करिए, नीचे लिख देंगे विमाओं की तुलना करने पर, इक्वेट डायमेंशन फ्रॉम बोथ साइड्स। इधर m की पावर b -c, इधर 0, तो b -c इक्वल टू 0। यहाँ l की पावर a प्लस 3c, यहाँ 0, तो a प्लस 3c इक्वल टू 0। t की पावर इधर -2c और यहाँ क्या है, t की पावर कोई पावर नहीं, इसका मतलब पावर 1 है, -2c इक्वल टू 1। अब इन तीनों को क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। इन तीनों को सॉल्व कर लीजिए, ठीक। जब आप इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से उससे क्लियर दिखाई दे रहा है कि c की वैल्यू जो आएगी वो -1/2 होगी, ठीक। c की वैल्यू यहाँ -1/2 रखेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी b प्लस 1/2 और इस 1/2 उधर भेजेंगे नेगेटिव हो जाएगा, तो b की वैल्यू जो है वो -1/2 आ गई। क्लियर है? अच्छा, अब c की वैल्यू यहाँ -1/2 रखोगे तो ये -1/2 रखोगे तो -3/2 हो जाएगा और -3/2 उधर जाके +3/2 हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई +3/2। तो ये जो ABC की आपने वैल्यू निकाली है इसको सॉल्व करके, ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू और ये c की वैल्यू, ABC की जो वैल्यू निकाली है इनको हमें इक्वेशन नंबर 1 में पहुंचाना है। बस यहाँ पे रखिए, ठीक। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिए, देखिए क्या आएगा, t k r की पावर a की वैल्यू है 3/2, m की पावर b की वैल्यू है -1/2, g की पावर c की वैल्यू भी -1/2। ये दोनों पावर निगेटिव है तो नीचे आ जाएंगे, तो t इक्वल टू k, r की जो होल पावर 3/2 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं r³ की होल पावर 1/2, कोई समस्या तो नहीं। और नीचे g की पावर 1/2 नीचे आके प्लस हो गया और m की पावर 1/2। अब देखिए r³ पे भी पावर 1/2 है, g पे भी पावर 1/2 है और m पे भी पावर 1/2 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं t इक्वल टू k r³ अपॉन gm की होल पावर 1/2। सबकी पावर 1/2 है तो होल पावर लगा दी, और पावर 1/2 का मतलब रूट होता है, k अंडर रूट r³ अपॉन gm। k क्या था, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाया था, तो चूंकि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट तो इसको हटाकर वापस प्रोपोर्शनल का साइन लगा सकते हैं, ठीक। भाई प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लगाया था, इसे क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को अगर हम हटाएं तो वापस, ठीक, t प्रोपोर्शनल अंडर रूट r³ अपॉन gm, ठीक। देख लीजिए आप कहाँ पर आपकी समस्या थी, क्यों नहीं आप कर पा रहे थे, क्योंकि सभी क्वेश्चंस को करने का मेथड इस तरह के एक ही है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, तो हम लोग अगले क्वेश्चन पर आए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो देखते हैं हम आपका अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि
एक्स अक्ष के अंदिश, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक्स अक्ष के अंदिश एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाले अणुओं की संख्या n, एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाले अणुओं की संख्या n इस इक्वेशन द्वारा डिनोट की गई है, जहां n1 और n2 जो हैं ये ओरिजिन से x1 और x2 दूरी पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, एकांक आयतन में अणुओं की संख्या है, d यहाँ पर विसरण नियतांक है, डिफ्यूजन कांस्टेंट है, हमें इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में, x अक्ष की दिशा में एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में n अणु गुजर रहे हैं और वो अणुओं की संख्या n इस इक्वेशन द्वारा दिखाई गई है, और वो बता रहा है इस इक्वेशन में d जो है ये विसरण नियतांक है, डिफ्यूजन कांस्टेंट है, और n1 क्या है, ये ओरिजिन से x1 डिस्टेंस पर अगर हम पहुंचें तो वहां पर एकांक आयतन में अणुओं की संख्या है। जैसे मान लीजिए मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल इधर से इधर जा रहे हैं, ऐसे ये एक्स एक्सिस है, यहाँ से मान लीजिए चलना चालू किया, जहाँ चलना चालू किया उसको ओरिजिन मान लीजिए। अब यहाँ से अगर x1 डिस्टेंस आगे जाएं तो वहाँ पर हम देखेंगे एकांक आयतन में यानी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने अणु हैं, मान लो 20 मिले, तो उसका मतलब n1 बराबर क्या है, 20 है। 1 मीटर क्यूब आयतन लो, ठीक भाई, ज़्यादा वॉल्यूम में ज़्यादा होंगे, तो 1 मीटर वॉल्यूम क्यूब यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर हमने देखा तो n1 मॉलिक्यूल हैं ओरिजिन से x1 डिस्टेंस पर, और ओरिजिन से x2 डिस्टेंस पर जाते हैं तो वहाँ पर यूनिट वॉल्यूम में हमें n2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, ठीक। यानी इससे ये पता लगा कि n क्या है, n यूनिट एरिया से यूनिट सेकेंड में, ऐसे हमने 1 मीटर स्क्वायर का एक क्षेत्रफल ऐसे लिया और उसके अंदर से हम देखते हैं 1 सेकेंड में इतने मॉलिक्यूल गुजर रहे हैं, तो ये एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाले अणुओं की संख्या है, ठीक। x1 x2 डिस्टेंस है ओरिजिन से यानी डिस्टेंस है, और n1 n2 एकांक आयतन में अणुओं की संख्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है ये, और हमें d की डायमेंशन निकालनी है तो इसमें हम सारी डायमेंशन रख दें तो d की डायमेंशन निकल आएगी, ठीक। तो देखिए कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व, कैसे करेंगे वो देखना है हम लोगों को। तो सबसे पहले हमें सोचना होगा कि यहां पर जो n है, n की विमा क्या होगी, n की विमा, हिंदी मीडियम के बच्चे ने पूछा है इसलिए हिंदी में ही कर दे रहे हैं। n की विमा क्या होगी, डायमेंशन, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ n क्या है, एकांक आयतन में अणुओं की संख्या, तो एकांक आयतन में अणुओं की संख्या, ठीक, तो नहीं एकांक आयतन नहीं, सॉरी, एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाले अणुओं की संख्या है, यूनिट एरिया से यूनिट सेकंड में, यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया से 1 सेकंड में कितने मॉलिक्यूल गुजर रहे हैं, ठीक। तो जैसे ऐसे मैं समझाता हूं, जैसे मान लिया आपने देखा कि यूनिट एरिया से यूनिट सेकंड में कितने मॉलिक्यूल गुजर गए, 20, तो इसका जैसे आप इसको क्या लिखेंगे, 20 मॉलिक्यूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यही तो इसकी यूनिट होगी ना, पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि एकांक क्षेत्रफल से 20 अणु गुजरे तो आप क्या कहोगे कि 20 मॉलिक्यूल पर मीटर स्क्वायर। अब एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में तो 20 मॉलिक्यूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। तो यानी अगर हम देखें तो ये जो क्वांटिटी है उसकी यूनिट क्या बन रही है, उसकी यूनिट जितने मॉलिक्यूल गुजरे उन मॉलिक्यूल्स की संख्या, ठीक है, यानी नंबर अपॉन मीटर स्क्वायर सेकंड। मान लो 20 गुजरे तो 20 मॉलिक्यूल्स पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, यही तो होगा इसकी यूनिट, ठीक। अब 20 मॉलिक्यूल वो तो संख्या है, नंबर है, उसकी तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, ठीक। तो 1 लिख दिया होगा, वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गई। मीटर स्क्वायर, मीटर किसकी यूनिट, लेंथ की, तो लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एल, तो एल स्क्वायर, और सेकेंड का मतलब टाइम, तो टी लिख दिया। तो इससे एन की डायमेंशन जो निकल के आ रही है वो आ रही है एल की पावर -2 टी की पावर -1। क्लियर हुआ। तो एन जो है इसको हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं की संख्या अपॉन मीटर स्क्वायर सेकेंड, अपॉन मतलब पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में, ठीक। तो ये डायमेंशनल फार्मूला निकला। अच्छा, अब n2 माइनस n1 की विमा क्या होगी, ठीक। आप जानते हैं कि अगर लेंथ में से लेंथ घटाएंगे तो लेंथ ही आएगी, तो n1 में से n2 में से n1 घटाओगे तो n2 जो होगा
सेम क्वांटिटीज को ही हम सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं, आप जानते हैं। तो N2 जो भी क्वांटिटी होगी N1 भी वही क्वांटिटी होगी और घटाने पर भी वही क्वांटिटी आएगी। और यहाँ N2 और N1 क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एकांक आयतन में अणु संख्या। ये भी है और ये भी है, तो इसमें से घटाओगे तो जो आएगा वो भी तो एकांक आयतन में अणु संख्या होगी ना। जैसे मान लो N2 की वैल्यू है 30 मॉलिक्यूल पर मीटर क्यूब और ये है 20 मॉलिक्यूल पर मीटर क्यूब, तो जब घटाओगे तो क्या आएगा? 10 मॉलिक्यूल पर मीटर क्यूब। यानी अगर इसका हम लोग फॉर्मूला लिखें तो ये हो जाता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन पर मीटर क्यूब, यही तो बनेगा ना। मान लीजिए हमने देखा कि यहां पर एकांक आयतन में कितने अणु है? 30, तो इसका मात्रा क्या लिखोगे? 30 अणु पर मीटर क्यूब। यहां पे देखा 20, तो 20 अणु पर मीटर क्यूब। घटाएंगे तो क्या आएगा? 10 अणु प्रति मीटर क्यूब। तो अणुओं की संख्या अपॉन मीटर क्यूब, यही तो आ रहा है ना। अणुओं की संख्या, इसका तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, और मीटर क्यूब यानी L क्यूब, तो ये आ गया L की पावर -3। बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, x2 - x1 ये बहुत सरल है कि विमा क्या होगी? डायमेंशन ऑफ x2 - x1। ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस में डिस्टेंस घटाएंगे, डिस्टेंस आएगा। यानी हमें यहाँ किसकी डायमेंशन लिखनी है? ये क्या है? x1 डिस्टेंस है, x2 डिस्टेंस है, तो x2 - x1 भी तो डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस की डायमेंशन तो L होती है। तो इसमें इन सब की डायमेंशन पता है, इसकी पता है, d की निकालनी है। तो यहाँ से अगर हम लोग d का फार्मूला निकालें, ठीक है, d का फार्मूला आ जाएगा -n, हालांकि माइनस से कोई मतलब नहीं है, और ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, x2 - x1 अपॉन n2 - n1। क्लियर है? अब यहां से d की विमा लिखते हैं। d की विमा इंग्लिश में लिखेंगे डायमेंशन ऑफ d। माइनस को छोड़ देंगे क्योंकि डायमेंशन में हमें माइनस से मतलब होता नहीं। n की विमा क्या है? L की पावर -2 t की पावर -1। बोलिए ठीक है, एकदम ठीक। उसके बाद में x2 - x1 की डायमेंशन L, n2 - n1 की डायमेंशन क्या होगी? n2 - n1 की डायमेंशन निकाली हम लोगों ने, L की पावर -3। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत हो आपको बताइए? सबकी समझ में आ गई बात? ये बस इसको सॉल्व कर लीजिए। L की पावर -3 ऊपर जाके L की पावर +3 हो जाएगा। एक L ऊपर पहले से है, तो D की विमा जो आएगी, D की विमा देखिए, L की पावर -2, T की पावर -1, और ये हो गया L की पावर 4। -3 ऊपर जाके +3 हुआ और ये +1 पहले से। अब L की पावर -2, L की पावर 4 मल्टीप्लाई होंगे, पावर जोड़ेंगे, +4 में -2 जोड़ोगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो L² T की पावर -1, ये आ गई D की विमा, डायमेंशन ऑफ D L² T की पावर -1। क्लियर हो गया? तो ये आपका सवाल लग गया। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि इसकी डायमेंशन अगर लिख भी देते तो कोई दिक्कत नहीं है कि n क्या है? एकांक आयतन में अणुओं की संख्या। तो इसको कैसे दिखाओगे? जैसे किसी छड़ की लंबाई अगर 20 आई, मान लो किसी छड़ का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, तो आप क्या कहते हो? 20 किलोग्राम इसका द्रव्यमान है, तो कहते हो इसका द्रव्यमान 20 किलोग्राम है। मान लो उस छड़ की लंबाई 5 मीटर है, तो 5 मीटर लंबाई छड़ का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है। मैं कहूँ इसकी एकांक लंबाई का द्रव्यमान क्या होगा? मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ यानी 5 मीटर का 20, तो 1 मीटर कितना होगा? 20/5, 4 आएगा। लेकिन अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? 4 kg पर मीटर। अब यूनिट बताओगे? kg पर मीटर हो गई। तो मास पर यूनिट लेंथ का मतलब मास में लेंथ से डिवाइड है। वैसे ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में मीटर स्क्वायर और सेकेंड से क्या है? डिवाइड है। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो संख्या, इसकी तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, मीटर स्क्वायर की L² और सेकेंड। ऐसे ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में वॉल्यूम से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसकी कोई डायमेंशन होगी नहीं, मीटर क्यूब क्या हो जाएगी? L3। समझ में आ गई बात आपको? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आप ले लिया आपने इसका स्क्रीनशॉट? चलिए, तो चलिए देखते हैं
आज के अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, ये फोर्थ क्वेश्चन एक यूनिट सिस्टम को दूसरे यूनिट सिस्टम में जब कन्वर्ट करते हैं तो वो क्वेश्चन मैंने बताए थे, ठीक, उसी पर बेस है। कह रहा है कि कैपिटल जी जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसकी वैल्यू 6.67 10⁻⁸ यूनिट है सीजीएस सिस्टम में, ठीक है। आपसे कह रहा है बताइए एमकेएस सिस्टम में इसकी वैल्यू क्या होगी। सीजीएस सिस्टम में 6.67 10⁻⁸ यूनिट है, यूनिट माने मात्रक, मतलब इसका सीजीएस सिस्टम में जो भी मात्रक होगा, ठीक, तो सीजीएस सिस्टम में पता है। और अगर कह रहा है इसकी यूनिट हम एमकेएस कर दें, ठीक है, तब जी की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे भी सभी क्वेश्चन को लगाने का एक सेट मेथड बताया था मैंने, और वो ये है कि आपको सबसे पहले जिस क्वांटिटी की यूनिट चेंज कर रहे हैं उसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। किसकी चेंज कर रहे हैं, जी की, तो पहले जी का डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं, डायमेंशन ऑफ डी, जी सॉरी, अभी मैंने पीछे एक क्वेश्चन में निकाल के दिखाया इसलिए अब निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ, सीधे लिख रहा हूँ कि इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है m की पावर -1 L क्यूब t की पावर -2। ये g की डायमेंशन हो गई, ठीक। डायमेंशन क्यों लिखते हैं, डायमेंशन इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो हमारा फार्मूला होता है इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए, n2 = n1 m1 अपॉन m2 पावर a L1 अपॉन L2 पावर b T1 अपॉन T2 की पावर c। इस फार्मूले में हम लोगों को क्या करना है, देखिए यहाँ फार्मूले में m वाले टर्म की पावर a है और हमारे डायमेंशनल फार्मूले के अंदर 1, इसका मतलब a = -1, यहाँ l की पावर b है और वहाँ 3 है, इसका मतलब b = 3, और यहाँ t की पावर c है वहाँ -2, c = -2। तो डायमेंशनल फार्मूला लिखने से इस फार्मूले में ए बी सी की वैल्यू क्या रखनी है वो निकल आएगा। तो इन n2 = n1 m1 अपॉन m2 टू द पावर a L1 अपॉन L2 टू द पावर b T1 अपॉन T2 टू द पावर c, ठीक है। पुट a = 1 b = 3 एंड c = -2, यानी इस समीकरण में ए बी सी की वैल्यू रख दे, रखिए m1 अपॉन m2 की पावर -1 L1 अपॉन L2 की पावर b है उसको मान 3 है, और T1 अपॉन T2 की पावर c, c की वैल्यू -2। ए बी सी की वैल्यू रखने के बाद मैंने बताया था इसमें बाकी सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं, n1 m1 m2 L1 L2 T1 T2। इस क्वेश्चन के ना आने की एक वजह समझ में आती है कि n1 पहले यूनिट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू वो बच्चे को दिखाई दे रही है कि 6.67 10 टू द पावर -8 होगा। m1 पहले यूनिट सिस्टम में मास की यूनिट, तो वो कहता है यहाँ यूनिट तो लिखी नहीं है, तो मास की यूनिट क्या रखें, यूनिट आपको देखनी नहीं, वो कह रहा है सीजीएस सिस्टम है, और सीजीएस सिस्टम में मास की यूनिट क्या होती है, सीजीएस का मतलब क्या है, सी माने सेंटीमीटर, जी यानी ग्राम, एस यानी सेकेंड, यानी इस यूनिट सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकेंड में मीटर करते हैं। तो यानी जो हमारा पहला यूनिट सिस्टम है वो चूंकि सीजीएस सिस्टम है इसलिए उसमें मास यूनिट क्या होगी, ग्राम, तो ग्राम लिख दिया। और दूसरी एमकेएस है, तो एमकेएस में मीटर किलोग्राम सेकेंड, यानी हमारी सेकेंड यूनिट सिस्टम में मास यूनिट क्या है, किलोग्राम, तो किलोग्राम लिख दिया। ऐसे ही L1 पहले यूनिट सिस्टम में लेंथ की यूनिट, तो अब तो आप समझ ही गए होंगे क्या होगी, सेंटीमीटर, और सेकेंड में मीटर, C यानी सेंटीमीटर, M यानी मीटर। टाइम की यूनिट दोनों में ही सेकेंड होती है, तो सेकेंड अपॉन सेकेंड की पावर -2। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि आगे हम लोग क्या करते हैं कि इसमें ऊपर नीचे की यूनिट सेम कर लेते हैं ताकि यूनिट कैंसिल हो जाए। भाई ये न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने फार्मूला है ना, तो यूनिट सेम हो जाएंगी तो कैंसिल हो जाएंगी, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू बचेगी, उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं, n2 = 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8, ऊपर ग्राम लिखा रहने दिया, नीचे किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1 kg = 1000 ग्राम होता है, -1, ऊपर सेंटीमीटर रहने दिया, नीचे मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, 100, तो यहां लिख दिया हम लोगों ने 100, ठीक। इसकी पावर
3 और सेकेंड पहले से ही ऊपर नीचे एक ही है, सेकेंड अपॉन सेकेंड कर दिया इसकी पावर -2। इतना सबकी समझ में आ गई बात? ठीक, इतनी बात आपकी समझ में आ गई अगर, ठीक, तो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। अब देखें अगर आप यहां पर तो थोड़ा गड़बड़ हो गया है, सेंटीमीटर और मीटर में कितने हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 और सेंटीमीटर भी लिखना पड़ेगा, 100 सेंटीमीटर। अब देखिए इधर ग्राम से ग्राम कैंसिल, 1/1000 की पावर -1, तो 1000 की पावर -1 है तो ये ऊपर चला जाएगा। 6.67 10 टू द पावर -8 इंटू 1000, भाई 1 की पावर कुछ भी हो, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, ऊपर बचा 1, तो 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 हो जाता है, नीचे 1000 की पावर -1 वो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी पावर, और ये 100 है। ठीक, भाई सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, क्या बचेगा ऐसे देख, 1/100 का क्यूब। ठीक, 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 का क्यूब यानी 10 की पावर 6, और 10 की पावर 6 ऊपर जाएगा 10 की पावर -6। 6.67 10 टू दी पावर -8, इसको हम 10 का क्यूब लिख सकते हैं, और ये ऊपर जाके 10 की पावर -6 हो जाएगा। अब देखिए 10 की पावर 3 और 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई हुआ, कितना बचा? 10 की पावर -3 और 10 की पावर -3 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो पावर जुड़ेंगी, तो -8 और -3 जुड़ जाएगा, तो n2 इक्वल टू आ जाएगा 6.67 10 टू दी पावर -11। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया कि इस नए यूनिट सिस्टम में g की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो 6.67 10 टू पावर -11 हो जाएगी, और आप नीचे लिख सकते हैं, इसलिए g इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 यूनिट। सीजीएस सिस्टम में भी मात्रक नहीं दिया था, आगे लिख दिया आपने MKS। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, क्योंकि सीजीएस सिस्टम में भी उसने उसकी यूनिट नहीं दी थी, तो हमने MKS सिस्टम में भी यूनिट नहीं लिखी, बस यूनिट लिख दिया, मतलब अब ये यूनिट MKS सिस्टम में हो गई। समझ में आया सबको? तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वही तरीका है लगाने का। सबकी समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बर्फ की जो गुप्त ऊष्मा है वो 80 कैलोरी पर ग्राम है, कह रहा है इसे जूल पर किलोग्राम में कन्वर्ट करिए। आइस की जो लेटेंट हीट है वो 80 कैलोरी पर ग्राम है, इसे हमें जूल पर किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। ये जो हीट के कैलोरी किलो कैलोरी वाले क्वेश्चन होते हैं जब जूल में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, तो इसको लगाने का मेथड थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक, उसका कारण जैसे कभी कोई कहता है न्यूटन को डाइन में बदलो, तो न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है किसमें? सीजीएस में, सॉरी MKS में, और डाइन होती है सीजीएस में। तो अगर वो कहता है न्यूटन को डाइन में बदलो, तो हमें पता है यहाँ MKS सिस्टम सीजीएस में जा रहा है। जूल को अर्ग में बदलो, MKS सिस्टम सीजीएस सिस्टम में जा रहा है, क्योंकि वर्क यूनिट MKS में जूल और सीजीएस में अर्ग होती है। लेकिन कैलोरी और किलो कैलोरी ये हीट के इंडिपेंडेंट यूनिट हैं, ये MKS या सीजीएस सिस्टम को बिलोंग नहीं करती। MKS सिस्टम में हीट की यूनिट जूल, ठीक, मतलब वर्क यूनिट जूल होगी। ठीक है, तो अगर वो कह रहा है कैलोरी को जूल में बदलो, तो हमें ये पता है ये यूनिट सिस्टम तो क्या है? MKS है। लेकिन अच्छा, यहां ग्राम मास तो दिया गया, लेकिन कैलोरी ये वर्क यूनिट सीजीएस सिस्टम में नहीं होती। सीजीएस सिस्टम में वर्क यूनिट जो है वो अर्ग होती है। अगर ये अर्ग पर ग्राम को जूल पर किलोग्राम बदलना होता तो मैं कह देता सीजीएस MKS में जा रहा है, और फिर हम वैसे ही कर लेते। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा फार्मूला था n2 इक्वल टू n1 m1 अपान m2 की पावर a, l1 अपान l2 की पावर b, t1 अपान t2 की पावर c, ये जो फार्मूला था हमारा, ये हमने जिस बेसिक पॉइंट से निकाला था उस बेसिक पॉइंट से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और बेसिक पॉइंट ये था कि जब यूनिट चेंज करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो जाती है। ठीक, लेकिन n और u का जो प्रोडक्ट होता है, गुणनफल वही रहता है। ठीक, मैंने बताया था कोई भी क्वांटिटी हमेशा n इंटू यू के फॉर्म में व्यक्त होती है। फॉर्मूला बताया था कि n1 u1 इक्वल टू n2 u2। कोई क्वांटिटी हमने मेजर की एक यूनिट सिस्टम में, न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है और उसकी यूनिट यहाँ u1 है। फिर उसी क्वांटिटी को दूसरे यूनिट सिस्टम में मेजर किया तो न्यूमेरिकल वैल्यू n2 हो गई, यूनिट u2 हो गई। लेकिन ये दोनों होंगे तो बराबर, क्योंकि दोनों है तो उसी क्वांटिटी की वैल्यू। ठीक है,
तो N1 U1 बराबर होता है N2 U2 की, ये हम जानते हैं। इसी से हम सवाल लगाएंगे। N1 पहले यूनिट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 80, यूनिट क्या है कैलोरी पर ग्राम, ठीक। दूसरे में न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है, यूनिट क्या हो जाएगी जूल पर किलोग्राम, ठीक। 80 कैलोरी पर ग्राम, ग्राम ऊपर जाएगा तो ग्राम की पावर -1 हो जाएगा N2। इधर ये हो गया आपका जूल, किलोग्राम ऊपर जाएगा तो किलोग्राम की पावर -1 हो जाएगा। अब हमें तो N2 निकालना है तो इस यूनिट से इधर डिवाइड कर दीजिए, अभी वैसे ही बन जाएगा फॉर्मूला आपका। देखिए 80 कैलोरी ग्राम की पावर -1 और नीचे जूल किलोग्राम की पावर -1। अब सेम क्वांटिटी की यूनिट हम एक साथ कर लें, कैलोरी और जूल, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 80 कैलोरी अपॉन जूल, देखिए, और ग्राम अपॉन किलोग्राम की पावर -1, बस काम खत्म। अब देखिए ये वैसा ही तो बन गया जैसा हम लोग फार्मूले से लगाते थे। अब इसमें क्या करना है, ऊपर नीचे की यूनिट सेम कर लेनी है, ऊपर नीचे की यूनिट सेम कर दीजिए, यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू बचेगी, उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक। N2 इक्वल टू 80, 1 कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं, तो कैलोरी को जब बदलोगे तो यहाँ लिख दिया 4.18 जूल, जो भी आपकी बुक में दिया गया हो, कभी कभी राउंड फिगर में 4.2 दे देता है, तो जो दिया गया वो रख देना, एग्जैक्ट 4.18 जूल होता है। ग्राम और किलोग्राम को हमने लिख दिया 1000 ग्राम। क्लियर है? तो कैलोरी को हमने बदल दिया जूल में 4.18 जूल, नीचे यहाँ किलोग्राम को ग्राम में बदल दिया। सर किसको किस में बदलना चाहिए, किसी को भी किसी में बदल लीजिए, ठीक, चाहे ग्राम को किलोग्राम में बदल दीजिए या किलोग्राम को ग्राम बदल दीजिए, आंसर वही आना होता है और काम खत्म हो गया। अब ठीक, अब क्या है 80, यहाँ जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा, 4.18, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 1/1000 की पावर -1, पावर -1 है तो 1000 ऊपर चला जाएगा, ये लीजिए। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व तो कर ही लेंगे आप लोग। 80 इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, नए यूनिट सिस्टम में ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी और इसकी यूनिट आपको पता ही है, अब जूल पर किलोग्राम हो जाएगी। समझ में आया मेथड? ठीक, N1 U1 इक्वल टू N2 U2 से हम लोगों ने इसको लगा लिया, ठीक। तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया आपने इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, तो ये डायमेंशन के जो क्वेश्चन बच्चों ने पूछे थे वो मैंने बताए हैं, इनको आप देख लीजिए, ठीक। भले आपने ना भी पूछे हो तो भी आप इनको तैयार कर लीजिए, ठीक। और फिर एक संवाद सेक्शन इसका और लेकर के आएंगे लेक्चर, ठीक, जिसमें आपको एरर के क्वेश्चन जो आपने पूछे होंगे वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक। तो ये आपका यूनिट और मेजरमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। काइनेमेटिक्स स्टार्ट हो ही गई है, उसके लेक्चर आप देखते रहिए, घर पर रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने घर में अपने बड़ों का ख्याल रखिए। थैंक यू।